एक समय ऐसा भी हुआ करता था कि जिस किसी एरिया में प्रोडक्शन होता था वह उसी प्रॉपर एरिया में यूज होता था। यदि किसी एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट से कहीं ज़्यादा हो गया तो उस प्रोडक्ट पर जो उसके बेसिक रेट्स होते थे वो भी उस एरिया में नहीं मिल पाते थे, भले ही उसकी रिक्वायरमेंट किसी दूसरे प्लेसेस पर ज़्यादा हुआ करता था। और जस्ट इसके अपोजिट भी है। यदि किसी एक प्रॉपर एरिया में किसी गुड्स की रिक्वायरमेंट कितनी भी अधिक है, लेकिन यदि उस प्रॉपर एरिया में उस गुड्स का प्रोडक्शन नहीं हुआ है तो वो मिल पाना मुश्किल होता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन यदि किसी एक प्रॉपर एरिया में बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उसे हम दूसरी एरिया में सेल कर सकते हैं जहां उसकी रिक्वायरमेंट अधिक होती हो। तो ये सारी चीज़ें जिस एक प्रोसेस से कैलकुलेट होकर के या क्लियर होकर के आई हुई है वो ग्लोबलाइजेशन ही है। यदि हम ग्लोबलाइजेशन को एक प्रॉपर सेंटेंस में जानना चाहें then I can say that globalization refers to the increasing unification of the world's economy order through reduction of the barriers to international trade। ग्लोबलाइजेशन है उसका प्रोसेस ऐसा नहीं है कि किसी एक दिन का रिजल्ट है या थोड़े समय में हम इसको या इस प्रोसेस को हम देख पा रहे हैं, ऐसा नहीं है। यदि हम उसके ओरिजिन की बात करें, देर आर डिफरेंट व्यू अमंग द हिस्टोरियन रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ द ग्लोबलाइजेशन एंड सम believes the origin of globalization in the modern era and others regard it as a phenomenon with a long history। यदि हम इसकी बात करें कि नियर अबाउट हम सबसे पहले इस तरह का प्रोसेस अर्थात ग्लोबलाइजेशन हम देख पाते हैं तो यदि वर्ल्ड हिस्ट्री उठा करके हम देखेंगे देन आई गॉट अबाउट इट दैट इन अर्लियर टाइम फ्रॉम फ्रॉम द ग्लोबलाइजेशन इकोनॉमिक एंड कल्चरल एक्साइटेड इन द हेलेनिस्टिक्स। हेलेनिस्टिक्स मीन्स क्या होगा, यूनानीवादी। हम पूरे वर्ल्ड लेवल की बात कर रहे हैं, बुद्ध से उठा करके हम देखें तो हमें सबसे पहले जब एक यूनानियों की एक जो परंपरा प्रारंभ हुई, जो एक ऐसा समय है जहाँ पर वर्ल्ड में पूरे वर्ल्ड में क्या यूनानियों का एक दबदबा हुआ करता था, उनके द्वारा प्रोसेस निकल के आते हैं। तो वहाँ से हम कहीं इसके ग्लोबलाइजेशन के सीड्स को पाते हैं और इसके बाद धीरे धीरे जो इसका वे है वो आगे की तरफ बढ़ता चला जाता है। और जैसे मॉडर्न टाइम की बात करें, मॉडर्न समय की बात करें तो उसे हमें डिफरेंट पार्ट में देखना पड़ेगा। जैसे यदि हम उसके पॉइंट्स को अलग अलग डिफरेंट पॉइंट्स में रखें तो एक हम इसको ये कह सकते हैं मैरी टाइम मतलब क्या होगा, मैरी टाइम यूरोपियन एम्पायर्स के अंतर्गत देख सकते हैं, द एज ऑफ डिस्कवरी के अंतर्गत देख सकते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन के फैक्टर्स के बेस पे देख सकते हैं और एक्सपेंशन ऑफ द रेलवेज के विषय में देख सकते हैं। इस तरह से ऐसे कई सारे फैक्टर्स हैं जिनके थ्रू क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। हाँ, ग्लोबलाइजेशन पढ़ने के साथ साथ हम ये चीज़ें अभी भी हम देख लेना चाह रहे हैं कि एक्चुअल में इस चैप्टर का क्या पढ़ने का कोई प्रॉफिट भी हमारा है कि बस ऐसे ही। तो यदि हम इसके विषय में देखना चाहें कि व्हाट आउटकम्स ऑफ द लर्निंग ऑफ दिस चैप्टर्स, आई कैन से अबाउट इट दैट that analyze the factors which lesson, understand the importance of Silk Route, discuss the changing pattern of the food production and consumptions in the 19th century, and examine the role of technology, learn about the spread
of Rinderspest or the Kettleplex in African countries, and an analysis the impact of the First World War on the world, and examine the post-war settlement and Bretton Woods institutions, and next points that examine the effects of the Great Depression on different countries। तो हमें जिन पॉइंट्स पर स्पेशली फोकस करना है और एक्चुअल में इस चैप्टर्स के डिस्कशन के बाद हम जिन सारे पॉइंट्स पर जान सकेंगे वो ये सभी हैं। और देखिए हम जब किसी पॉइंट्स पर वर्कआउट करते हैं तो हमें ध्यान देना चाहिए कि हमें उस चीज़ को पढ़ने के साथ साथ हमें उनके कौन कौन से पॉइंट्स हैं, किन पॉइंट्स पर हम उसको अच्छे तरीके से अपने अपने आप को संतुष्ट कर सकते हैं, उन पॉइंट्स का उनके नेचर के अकॉर्डिंग एक अलग अलग पॉइंट व्यू बना लेना चाहिए, जिसे हम ग्राफ के माध्यम से देखते हैं। तो इसमें क्या होना चाहिए कि हमें ये देखना चाहिए कि इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें कौन कौन से फैक्टर पर ध्यान देना है। ये चीज़ें हमें एक ग्राफ के थ्रू क्लियर कर लेनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या देखना है, यहाँ पर सबसे पहले हमें ये देखना है कि इस मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड के कौन कौन से इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं या कौन कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसके अधीन हमें इस चैप्टर्स को डिस्कस करना है। तो इसमें फर्स्ट क्या आएगा, फर्स्ट इसमें आ जाएगा ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस। सेकेंड आएगा 19th सेंचुरी स्पेशली फ्रॉम 1815 to 1914। नेक्स्ट क्या आएगा, इंटरवार इकोनॉमी। एंड नेक्स्ट क्या आ जाएगा इसमें, रीबिल्डिंग अ वर्ल्ड इकोनॉमी। ये इम्पोर्टेंस टॉपिक हैं जिन टॉपिक के अंतर्गत हमें पूरे चैप्टर्स को क्लियर करना है। एक एक पॉइंट्स को हम ले लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या था, फर्स्ट पॉइंट इसमें हमारा है ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस। इसमें हमें क्या देखना है, इसमें हमें देखना माइग्रेशन देखना है, सिल्क रूट देखना है, फूड ट्रेवल देखना है और कॉन्क्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड देखना है। ठीक है, माइग्रेशन में क्या है, माइग्रेशन में हम सबको क्लियर है क्या है कि इसमें क्या आता है कि ट्रेवलर्स आएंगे, ट्रेडर्स आएंगे और पिलग्रिम्स ट्रेवल्ड वास्ट डिस्टेंस आएगा। ये सारी चीज़ें यहाँ से हमें लिखनी है। सिल्क रूट के विषय में बहुत हमें ध्यान से फोकस करना है। ये क्या है, एक्चुअली द सिल्क रूट is a good example of the vibrant pre-modern trade and cultural linked, and silk routes denote importance of westbound Chinese silk cargoes along this route. And silk route, the routes connected China with the west, and its trade and culture exchange went hand in hand. अंदर पॉइंट्स इसमें क्या आता है, वर्ल्ड इकोनॉमी टेकिंग शेप, टेक्नोलॉजी और कोलोनिज्म। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनके बेस पर हमें इन चैप्टर्स को क्लियर करना है। इसमें से एक एक पॉइंट्स पर हम वर्कआउट करते हैं। फर्स्ट हमारा क्या होगा, मैरीटाइम यूरोपियन एम्पायर्स, समुद्री जीवन, ये समुद्री पॉइंट्स से लेकर निकलता हुआ है, क्योंकि हम देखेंगे कि मॉडर्न टाइम में उस एक समय ऐसा होता था जब वर्ल्ड का एक कंट्री दूसरे कंट्री से इंटरकनेक्टेड नहीं होता था, या होता भी था तो उतना वो बहुत एक अब सिस्टमेटिक तरीके से नहीं हो पाता था। और हम कभी कभी पढ़ते हैं कि भारत की खोज किसने की, अमेरिका की खोज किसने की, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस खोज से पहले ये कंट्रीज़ नहीं हुआ करती थी, ये डेवलप नहीं थी, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पर स्पेशली हम सी रूट की बात करते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज़ से इंडिया को मिलाने के लिए जो सी रूट का सर्च हुआ है उसको किसने किया, अमेरिका को, ऑस्ट्रेलिया को, ये सारी चीज़ें सी रूट को डेवलप करती हैं। तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट्स हमने आपको बताया कि फ्रॉम द बिगिनिंग टाइम इट्स प्रोसेस विल बी स्टार्ट,
और ये स्ट्रांग कैसे हुआ, इसको फर्स्ट पॉइंट में लिख रहे हैं। इसमें क्या होगा, मैरी टाइम यूरोपियन एम्पायर्स नियर अबाउट in the 16th and 17th century, first the Portuguese and the Spanish Empire, and later the Dutch and British empires start to these types of activities, and globalization in the 17th century became private businesses phenomenon, when companies like British East India companies and other companies will be started. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, द एज ऑफ डिस्कवरी, ये भी यहीं से कनेक्टेड है। द एज ऑफ डिस्कवरी ब्रॉट अ ब्रॉड चेंज इन द ग्लोबलाइजेशन, एंड बीइंग द फर्स्ट पीरियड इन विच यूरेशिया एंड अफ्रीका engaged in the cultural, material and biological exchange with the new world। ठीक है, यूरेशिया का मतलब क्या हुआ, वो पार्ट जो यूरोप और एशिया दोनों से अटैच है, लगा हुआ है। तो एक्चुअली देखिए, जब भी हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो जनरली सबसे पहले हमारा माइंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पर सेटल हो जाता है। तो ग्लोबलाइजेशन का जो बेस या प्रोसेस हम कहें, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से ही स्टार्ट होता है। इकोनॉमिक बेस पर सबसे पहले क्या हुआ कि वर्ल्ड के कंट्रीज़ आपस में क्या इंटरलिंक्ड हुए। लोगों को अपने रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करने के लिए, अपने बेसिक नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए, या हम ये कहें कि इसके साथ ही साथ मनुष्य की अपनी एक थिंकिंग भी होती है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्लेसों को कलेक्ट करने का, उसको इंटरलिंक्ड करने का, ये सारे रिक्वायरमेंट, या हम ये कहें लोगों की जो अपनी थिंकिंग है, उन सारी चीज़ों से ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट होता है। लेकिन उसका जो बेस पॉइंट्स बनता है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से ही प्रारंभ होता है, जो आगे चल करके कल्चरल एंड सोशल इंटरकनेक्शन के साथ ऐड होता चला जाता है। और इसमें हम सबसे पहले बात किस पे करते हैं, यदि हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात करते हैं, उसमें सबसे पहले क्या आता है, इसमें सबसे पहले आता है इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं तो तुरंत हमारा माइंड ये क्लियर होता है कि नहीं, नियर अबाउट जो 18th सेंचुरी का मिड टर्म होता है, जहाँ से इंडस्ट्रीज स्टार्ट होती हैं, तो वहाँ से इंटरलिंक्ड इसका कुछ सालों बाद ही होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या होगा कि जब कहीं पर क्या होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, तो वहाँ के लिए कुछ क्या चाहिए कि रॉ मटेरियल चाहिए, फिर वहाँ के लिए क्या लेबर चाहिए, और फिर जो प्रोडक्ट वहाँ पर कंप्लीट होगा उसको सेल करने के लिए एक मार्केट चाहिए। इन सारी चीज़ों का भी रिक्वायरमेंट है, जिससे क्या होगा, इकोनॉमिक बेस पर कंट्रीज़ इंटरकनेक्ट हुई। In the 19th century witnessed the advent of the globalization approaching its modern form. Industrialization allowed cheap production, and while a rapid population growth created sustained demand for commodities। इस चीज़ को हमें क्लियर करना है कि जब हमारा पॉपुलेशन रैपिडली, बहुत तेज़ी के साथ क्या हो रहा था, इंक्रीज कर रहा था, तो उसके अपने सेल्फ की बेसिक नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स है, वही जो रिक्वायरमेंट है वो कहीं ना कहीं वर्ल्ड के जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं उनको इंटरकनेक्ट करने का एक रीजन बनती है। इसके साथ साथ क्या होगा, लोगों को सस्टेन डिमांड्स फॉर द कम्युनिटीज़ की रिक्वायरमेंट होगी। तो ग्लोबलाइजेशन इन दिस पीरियड वाज decisively shaped by the 19th century imperialism। और इसी के साथ साथ क्या हुआ यहाँ पर, इसी इंडस्ट्रियलाइजेशन और लोगों की जो एक सस्टेन डिमांड है, उसी के साथ साथ एक और पॉलिटिकल फैक्टर भी डेवलप करता है, जिसको हम इम्पीरियलिज्म कहते हैं। हिंदी में साम्राज्यवाद होता है, इम्पीरियलिज्म होता है। तो वो भी डेवलप करता है, और
उसके साथ साथ क्या होगा, देखिए वो क्यों डेवलप करता है। अभी हमने बताया कि इंडस्ट्रीज़ को बिल्ड करने के लिए क्या होना चाहिए, बहुत सारे फैक्टर्स उसमें इन्वॉल्व होने चाहिए, उसके लिए एक रॉ मटेरियल होना चाहिए। तो ये कंपलसरी नहीं है कि हर तरह का रॉ मटेरियल्स उस प्लेस पर अवेलेबल हो जहां इस तरह की टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, या हम ये कहें इसके साथ साथ कि वहाँ पर चीपर रेट में लेबर भी अवेलेबल हो, ये भी कंपलसरी नहीं है। या जो बहुत तेज़ी के साथ प्रोडक्शन होगा, वो सारे प्रोडक्ट उस प्रॉपर एरिया में सेल हो जाएं, ये भी कंपलसरी नहीं है। इसके लिए उस एक प्रॉपर एरिया को डिफरेंट एरियाज से कनेक्ट करना होगा। और ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ऐसे कंडीशन में यदि वहाँ पर अपना पॉलिटिकल पावर इस्टेब्लिश हो जाए, तो हम इजली और चीपर रेट में क्या कर सकते हैं कि क्या कर सकते हैं, रॉ मटेरियल और लेबर्स कलेक्ट कर सकते हैं, और हम अपने लिए एक सेफ मार्केट भी सर्च कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं ये भी उसमें एक फैक्टर्स था, जिसके लिए कि इसके साथ साथ इम्पीरियलिज्म भी धीरे धीरे इनके साथ क्या करता गया, डेवलप करता गया। द कमर्शियल एम्बिशन ऑफ द ट्रेडर्स एंड द मर्चेंट्स लेड द वे ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कॉलोनीज इन एशिया, अफ्रीका, अमेरिका एंड इट्स अदर प्लेसेस। अपनी इसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमने बताया कि पॉलिटिकल पावरमेंट, ये पावर इस्टेब्लिशमेंट हो जाता है तो सब इजीली हो जाएगा। और इसी, क्योंकि देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ, वेस्टर्न कंट्रीज से। तो वेस्टर्न कंट्रीज क्या हुई कि अपने इसी तरह की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए उन्होंने क्या किया कि एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, इन सारे कंट्रीज़ में उन्होंने अपना क्या किया, कॉलोनियल स्टेट बनाया, जिससे वो इजली रॉ मटेरियल, लेबर्स को चीपर रेट में यूज कर सकें और अपने प्रोडक्ट को इन सारे एरियाज में एक सेफ मार्केट के रूप में सेल कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट हम जिस पर इसी में हम पॉइंट्स पर एक और ये फोकस करना चाहें, द 19th century saw the interaction of the economic, political, social, cultural and technological factors transforming the societies and shaping the external relations। यही सारी चीज़ें जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक जो पॉलिटिकल अप्रोच बनाया जा रहा था, कहीं न कहीं जाने अनजाने में उस पॉलिटिकल अप्रोच के साथ साथ क्या हुआ कि peoples are interconnected from the peoples of other countries on the basis of economy, political, social, cultural and technological basis, and these types of informations are transfer also from these activities and other factors. As the three types of flows in the 19th century, as first, the flow of trade in goods like clothes and wheat. Second, is the flow of labor migration of the peoples in search of employment. And third was the movement of capital for short term investment over long distances। तो अगर कुछ लोगों को अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए एक सेफ मार्केट की रिक्वायरमेंट थी, अपने इंडस्ट्रीज़ को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए रॉ मटेरियल और लेबर्स की रिक्वायरमेंट थी। तो इसी के साथ साथ कुछ लोगों को क्या थी कि उनके लिए अपने सेल्फ के लिए एम्प्लॉयमेंट की भी रिक्वायरमेंट थी, और उनको अपने ट्रेड की भी रिक्वायरमेंट यहाँ से फुलफिल करनी थी। तो दोनों तरीके से या दोनों तरफ से इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए एक कंट्रीज़ का दूसरे कंट्रीज़ से इंटरकनेक्टेड होना या प्रॉफिटेबल रहा। तो इस तरह से क्या हुआ कि धीरे धीरे क्या हुआ कि इसका ग्लोबलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो स्ट्रांग होता चला गया। नेक्स्ट पॉइंट हम बहुत ही हम ये कहें कि क्रांतिकारी तरीके का जो एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर इसके साथ ऐड होता है, उसको हम क्या कह सकते हैं, एक्सपेंशन ऑफ द रेलवेज। द रेलवेज वेर नीडेड टू लिंक द एग्रीकल्चर रीजन्स
to the ports and new harbors had to be built, and this meant building the homes and settlements, and they required capital and labor. Capital flows from London, and the demands for labors led to more migrations. तो यहाँ पर क्या हुआ कि लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर माइग्रेट करने के लिए और प्रोडक्शंस को एक स्थान से दूसरे स्थान पर सेल करने के लिए, इन दोनों कामों को के लिए रेलवे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करता है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं ग्लोबलाइजेशन में रेलवे का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा है। नेक्स्ट एक जो यहाँ पर फैक्टर इम्पोर्टेंट रख सकते हैं वो क्या होगा, वो हम ये कह सकते हैं ग्लोबल एग्रीकल्चर इकोनॉमी। इन द 1890 it means the last of 19th century, the global agriculture economy had taken a new shape with complex change in labor movement, capital flows and technology. Food no longer came from nearby places but from thousands of miles away, which was transported by railways and ships. हमने बताया कि रेलवेज इसमें बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया कहीं ना कहीं लोगों को माइग्रेट करने में या लोगों के अपने नीड्स को फुलफिल करने में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पर एक भी ये कह सकते हैं कि 19th सेंचुरी का अभी हमने जो बताया एक न्यू जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ है इसको क्या है कोलोनियलिज्म के नाम से हम जानेंगे। इन द लेट 19th सेंचुरी द ट्रेड फोर्सेस एंड इट ब्रॉट prosperity, but in many parts of the world the expansion of the trade meant a loss of freedom and many painful economic and social changes were brought into the world economy. Example, I can say that the case of Africa, the rival European powers drew up the borders, creating their respective territories, and Britain and France made vast addition to their overseas possessions, and the Germany became a new colonial powers in the last decade of the 19th century. इस 19th century में हमें जो इम्पोर्टेंट रूप से जो 2-3 स्टेट एक बेस्ट कॉलोनीज पावर के रूप में यहाँ हमें दिखेंगे, वो ब्रिटेन, फ्रांस और लास्ट में जर्मनी भी इसमें ऐड हो जाती है। ठीक है, इसका जो अभी नेक्स्ट पार्ट है जिसमें हम अफ्रीकन कंट्रीज़ में ग्लोबलाइजेशन होने का और उसके बाद क्या लेबर का माइग्रेशन होना और फिर उसके बाद इंडिया में ट्रेड और कॉलोनिज्म के पॉइंट्स पर, और फिर बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ का जो टॉपिक होगा वो क्या ग्रेट डिप्रेशन और ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस एंड द इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ये इतने पॉइंट्स हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।